ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 और 5 में ना। ओ आई एम सॉरी। ठीक है, 4 एंड 6। तो ये कह रहा है उषा सेंड 75,50,000 consignment basis to Gayatri. On this, 8.5% commission, 825,000 spent on transportation by Usha. तो यहाँ तक तो मेरे को समझ आ रहा है, गुड्स की कॉस्टिंग ये है और गुड्स पे जो इंश्योरेंस एंड फ्रेट लगता है वो 825 है, जो कि कंसाइनर ने पे किया है। कमीशन इनके बीच में 8.5% की सेट हुई है। फिर जैसे ही गायत्री के पास गुड्स पहुंचे होंगे, गायत्री ने इतना स्पेंड किया ऑन अनलोडिंग। उसका आप डीटी भी बोल सकते हो या कुछ भी बोलो। आगे कहता है 80% ऑफ द रिसीव गुड्स सोल्ड फॉर 90 लाख, 10% ऑफ द गुड्स फॉर 10 लाख एंड बैलेंस वर टेकन ओवर बाय गायत्री एट 10% बिलो द कॉस्ट। शी हैज सेंट अ डिमांड ड्राफ्ट टू उषा। अच्छा, बाकी गायत्री ने खुद ही ले लिए, तो 100% सेल हुई है। तो बेटा डाउट क्या है इस क्वेश्चन में, पहले ये बताओ, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अरे सॉल्यूशन क्यों देख रहे हो आप बेटा, क्यों देख रहे हो सॉल्यूशन? जो कि क्या? अच्छा। अच्छा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ सॉल्यूशन देखा ही मत करो, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलो। ठीक है सोनाली, आपने फिर से आंसर देख लिया। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ समझाने वाली बात है, बट एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ इसमें है, मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक चीज है बताने वाली। देखिए, 80% सेल कर दिए इसने, 10% मतलब 90% सेल कर दिए, तो 10% गुड्स बचे ना। तो जब आप 10% गुड्स की वैल्यूएशन करोगे, पहले तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की या अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उनकी पहले आप कॉस्ट निकालोगे और कॉस्ट निकालने के बाद उससे 10% लेस कर दोगे। फिर जो कंसाइनिंग बाकी के गुड्स 10% ले रहा है वो आ जाएगा। चलो मैं एक बना ही लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 70.5 लाख, इतना ही है। उसके बाद कमीशन को छोड़ते हैं, 8.25 लाख टू बैंक, 8.25। उसके बाद टू गायत्री 525, गायत्री को ये लिख दिया मैंने 5.25। उसके बाद अगेन 2G ब्रैकेट में इसकी कमीशन, और इधर तो हम बाय जी ही लिखते हैं सारी की सारी चीजें। इसमें चाहे आप 80% वाली सेल लिखो, 10% ऑफ द गुड्स, और रिमेनिंग जो 10% है वो खुद लेके गई है। 80% जो सेल हुई है वो हुई है 90 लाख में, और 10% हुई है 10 लाख में। तो ये 90 लाख आ गया, ये 10 लाख आ गया। अब इसकी वैल्यूएशन हमें करनी है, तो वही फॉर्मूला होता है गुड्स अनसोल्ड वाला। क्या फॉर्मूला है? 75.5 लाख प्लस 8.25 लाख, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनिंग नॉन रिकरिंग। तो आपको पता है अनलोडिंग एक्सपेंस दिया है उसमें, तो वो नॉन रिकरिंग है। अगर गुड्स ही नहीं होते तो अनलोडिंग के खर्चे ही नहीं होते। अनलोडिंग मतलब गाड़ी से निकलवाना, उसमें गाड़ी में दोबारा भरना, ये सारे खर्चे। और गुड सेंट की हम बात करें तो 100 यूनिट्स हैं बच्चों, अगर मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है ना, तो 100 यूनिट है तो उसका 10% गुड्स ही बचे हुए हैं जिनके लिए मैं ये वैल्यू कर रहा हूँ। अब ये मेरे को आप बताएंगे कितना आ रहा है? ये है मेरे पास अनसोल्ड गुड्स की कैलकुलेशन। बताना बेटा कितना आ रहा है ये? ये आ रहा है 89 आई थिंक। 8.9 आ गया ये कैलकुलेशन करके। हाँ राइट, 8.9 आ गया। अब 8.9 के गुड्स बचे हुए हैं। आगे वो कहता है कि वो उन गुड्स को 10% सस्ते में ले जा रहा है, तो आप इसका 90% कर दो। ये बताना बच्चों कितना आता है? क्या आ गया? 8.01, 8.01 लाख। अब बस इसकी कमीशन रह गई थी। कमीशन जितना भी परसेंट बन रहा है सेल पे, याद रखना कमीशन सेल पे बनेगी। तो कमीशन थी 8.5%, तो 8.5 आ जाएगा यहाँ पे।
1 CR हो रहा है, 1 CR का 8.5% 8.50 हो जाएगा। ये लो, खत्म क्वेश्चन। इसको आप ऐड कर दो, 108.01। क्वेश्चन खत्म, निकाल लो बैलेंसिंग फिगर टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं जो आपको टॉपिक्स करवा रहा हूँ, आप चैप्टर के लास्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी कर रहे हैं ना? वेरी गुड। आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी है, और उसके बाद डाउट सेशन जब भी होगा हमारा, क्योंकि ऑफकोर्स डाउट आएंगे ही आएंगे, मोस्टली 90% तो हो जाएंगे, एक आध परसेंट में जो डाउट रहेगा वो हम क्लास में करेंगे। तो अपने लेवल पे आप करते रहना, क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाता हूँ, तो आपका कुछ छूट ना जाए, इसलिए आप साथ साथ करते रहना। इवन छोटे मोटे डाउट्स भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो। चलिए, ये कहता है टी जमशेदपुर कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख टू हिज एजेंट पी ऑफ पटना। द इनवॉइस मेड परफॉर्मा शोन एज प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, पहले सोनाली फर्स्ट थिंग कि इसमें आपका डाउट क्या है क्वेश्चन में? ये तो नहीं है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन? प्रॉफिट क्या? अच्छा अच्छा, देखो, ये क्लियर है आपको? 2 लाख का कॉस्ट है, आपको बताया था अगर 25% ऑन कॉस्ट है। हाँ, तो पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में लेते हैं, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अगर कॉस्ट का 1/4 होगा तो इनवॉइस प्राइस का 1/5 होता है। ठीक है, तो बस वैसे ही होगा। तो ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे करना है हमें। ये देखो, इसका 1/4 करोगे, कॉस्ट है तो 50,000 आएगा, तो 2,50,000 टोटल हो गया। आगे कहता है फ्रेट एंड इंश्योरेंस पी सोल्ड पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट इतने का, यूनिफॉर्म प्राइस 10% ओवर इनवॉइस प्राइस, स्पेंड 6,000। ठीक है। पी इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल एंड 25% ऑन नेट प्रॉफिट चार्जिंग कमीशन ऑन सेल। ठीक है, ड्रॉप कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मेरे ख्याल से तो बेटा इसमें नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। अच्छा, मैंने ये बताया था कि जब मैं इसको यहाँ पे, जैसे ये देख रहे हो आप, इनवॉइस प्राइस पे ले रहा है ना इसको, तो इसका लोड, लोड को इसने, जैसे मैंने आपको लोड लिखवाया था, इसने स्टॉक रिजर्व नाम से लिखवाया होगा, जैसे यही है। अच्छा, इसने तो यही लिखा है, तो आप उसको स्टॉक रिजर्व भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है स्टॉक रिजर्व अकाउंट, या फिर उसे लोडिंग भी बोल सकते हो। इसने सिर्फ यहाँ पे देखो बच्चों, 2,50,000 यहाँ लिया, 50,000 यहाँ लिया, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लोडिंग लिखेंगे। ठीक है, बस खत्म, हो जाएगा बेटा। और एक और चीज, जहां तक जितना क्वेश्चन आपसे हो सकता है उतना जरूर करना। देखिए, हमारे एग्जाम में ना आपको इतने बड़े क्वेश्चन तो आने ही नहीं है। वो इंडिविजुअली या तो एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करवाएगा, 99% चांसेस है नहीं करवाएगा। इस चैप्टर से वो आपसे सिर्फ और सिर्फ कमीशन ही कैलकुलेट करवाता है, या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, इन दोनों में से कोई सी एक चीज होनी चाहिए। मैं तो आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा का पूरा आपसे अकाउंट बनवा लिया। एग्जाम में नहीं बनवा सकता वो इतना बड़ा अकाउंट। तो जितना हो रहा है उतना तो आप करो, ताकि फिर मेरे को ये पता चले कि दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर आपको ये पता है खर्चा है, डेबिट होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत यहाँ वहां हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्जाम में जाओगे ना बच्चों, आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, तो सबसे क्लोज देखना तुम्हारे कौन से आंसर है। इंस्टीट्यूट फाउंडेशन के एग्जाम में ना आंसरों का गैप बहुत ज्यादा बढ़ा के देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आंसर अगर 10,000 है ना, तो दूसरा क्वेश्चन 2,000 होगा, एक 50,000 होगा, एक 1 लाख होगा। तो आपको पता है आपके आंसर के जो सबसे क्लोज है वही आपका आंसर होगा। और आपको ना वर्किंग दिखानी है ना कुछ दिखाना है, तो उतना मुश्किल नहीं है। तो बेटा मैं बढ़ जाऊं फिर अगले टॉपिक पे अपने। अच्छा बेटा, छोटी सी एक दिक्कत हो गई है। अगला टॉपिक ना जॉइंट वेंचर है, और ना वो मुझे आता नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, आप मेरी बात मानना। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ। मैं इसको ना खुद पढ़ूंगा और फिर देखूंगा कि इसमें होता क्या क्या है, और मैं तो देख ही पहली बार रहा हूँ कि ये क्या टॉपिक है। अच्छा बच्चों, जॉइंट वेंचर के बारे में कुछ पता है आपको, क्या होते हैं? या जॉइंट वेंचर छोड़ो, एक बच्चों कॉन्सेप्ट होता है, जिसने भी अकाउंट्स पढ़ी है इनिशियली, स्टार्टिंग से जब बच्चों आपने अकाउंट्स पढ़ी है, तो वहां पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जल्दी से मेरे को बताओ क्या कॉन्सेप्ट था ये।
आगे तक जाएगा बेटा, कैसे जाएगा? चल के जाएगा, गाड़ी करेगा, कैसे जाएगा आगे? हाँ, एग्जैक्टली जो आगे, बिल्कुल सही बात है। और जो इससे पिछली कन्या ने जो बात बोली थी वो भी सही थी, बस आगे चलता रहेगा की जगह उसने जाएगा बोल दिया। ठीक है, ठीक है, बात दोनों की एकदम सही है, सबको क्लियर ही होगा कि बट जब भी बिजनेस बनता है तो बिजनेस बनाने का, बिजनेस करने का एक मेन एम होता है कि मेरा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। आपको भी पता है बच्चों, जितनी कंपनियां, जितने बिजनेस आज के टाइम पे खुले हैं, सब चाहते हैं हम फ्लरिश हो, हम डाइवर्सिफाई हो, हम आगे काम करते रहें। बट इसकी एक्सेप्शन है, गोइंग कंसर्न बिजनेस की एक्सेप्शन है क्या? इसकी एक्सेप्शन है बेटा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर खुलते ही हैं बंद होने के लिए। ये वो पर्टिकुलर बिजनेसेस हैं बच्चों जो किस लिए खुलते हैं, ताकि वो एक डेट पे आके बंद हो जाए, एक डेट पे आके क्लोज हो जाए। तो जॉइंट वेंचर हमेशा कुछ ऐसे स्पेसिफिक बिजनेस होते हैं जो एक पर्पस के लिए बनते हैं। जिस दिन पर्पस फुलफिल, उस दिन वो जॉइंट वेंचर खत्म। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, कभी घर से बाहर निकलना, आपके घर के आसपास में कहीं मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अभी मेट्रो का डीएमआरसी आपने नाम सुना होगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, हाँ हो रही है ना, डीएमआरसी एंड सीसीसी, इनका जॉइंट वेंचर है जो कि कंस्ट्रक्शन कर रहा है मेट्रो की। और ये सीसीसी क्या है बच्चों, आप सोच नहीं सकते ये सीसीसी क्या है। ये सीसी है चाइनीज कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेट, चाइना की कंपनी को ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। और एक तरफ कहते हैं चाइना का माल नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। खैर, डीएमआरसी एंड सीसीसी की है, एंड जितनी भी ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है डीएमआरसी के साथ, एंड एक और कंपनी है, मैं उसका नाम भूल गया, वो हरियाणा बेस्ड कंपनी है, इंडियन कंपनी है। और वो जितना भी बिजली का काम होता है ना मेट्रो में मोस्टली जब मेट्रो बन रही है, एक तो बिजली का काम है, दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम है। तो इनका आपस में जॉइंट वेंचर है। जिस दिन मतलब जॉइंट वेंचर हम मिलके बिजनेस करेंगे, आप हमारे लिए कंस्ट्रक्शन करना, हम आपको माल देंगे, और ये जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट लेंगे। और उसके बाद प्रॉफिट को तो बांट लेंगे, या जैसा भी है वो सब कर लेंगे। बट जिस दिन मेट्रो का फेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन का फेज कंप्लीट हो गया, उस दिन ये बिजनेस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये तो बच्चों प्रैक्टिकल है जो आपको देखने का मिलेगा। एक थ्योरेटिकल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो बच्चों, आपको ना पता होगा कि गणेश चतुर्थी, सुना है आपने बच्चों ये गणेश चतुर्थी? गणेश चतुर्थी में क्या होता है बच्चों, गणेश जी की आइडल होती है, वो आइडल सब अपने घर पे लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो आपको पता है गणेश चतुर्थी जब से स्टार्ट होनी होती है, तो बहुत सारे लोग आइडल खरीदते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं बिजनेस माइंडेड आदमी हूँ, मैंने देखा कि गुड़गांव में एक साइड पे ना कुछ लोग ऐसे आइडल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा ऐसा है कि आप ऐसा करो, मेरे लिए 1,000 आइडल्स बनाओ, और या फिर आप आइडल्स बनाते रहो, मुझे देते रहना। 1,000 नंबर डिसाइड नहीं किया। मैंने कहा गणेश चतुर्थी तक मैं आपके बिहाफ पे सेल करूंगा, कॉस्ट जो भी हो, प्रॉफिट हम आधा आधा बांट लेंगे। अब आप बोल सकते हो सर ये तो पार्टनरशिप है, बट बेटा पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में फर्क यही है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप में गोइंग कंसर्न होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही पार्टनर हो सकते हैं। जॉइंट वेंचर में दो आर्टिफिशियल पर्सन, डीएमआरसी क्या है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन, सीसीसी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो जॉइंट वेंचर में इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन कोई भी आके काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा यार मैं तो भूल गया, मेरे को तो जॉइंट वेंचर आता नहीं है, सॉरी मैं भूल गया बेटा, ये तो करवाना ही नहीं था ये सब। खैर बातें क्लियर है बच्चों ये आपको? ठीक है, ठीक है बेटा। अब मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, मुझे जॉइंट वेंचर नहीं आता, मेरे को आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। बट क्या है ना बच्चों, जॉइंट वेंचर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट से मिलता है। तो मैं पहले आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड फाइनल अकाउंट्स खत्म करवाना चाहता हूँ। उसके बाद जब जॉइंट वेंचर करेंगे ना, तुम्हारे दोबारा से जो कंसाइनमेंट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो रिफ्रेश हो जाएंगे। तो बस उसी को एक टाइप से कुछ टाइम के बाद करेंगे, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए मैं जॉइंट वेंचर को बाद में ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा जो टॉपिक है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज के टाइम पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका बड़ा रीजन क्या है, ये हम लॉ में पढ़ेंगे जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे। 1981 का एक्ट है बच्चों, 1881 का, आज से ऑलमोस्ट 150 साल पुराना एक्ट है। 150 साल पहले हमारी सोसाइटी क्या थी,
मनी से रिलेटेड मार्केट में क्या पोजीशन थी, लोग कितने अमीर थे, ट्रांजैक्शन कैसे होती थी, ये सब उस टाइम की बात है और उस टाइम के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बना था। आज प्रैक्टिकली वो सारी की सारी चीजें काम नहीं करती हैं, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। आज के टाइम पे बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो अपडेट्स आती है ना, उसमें सिर्फ एक ही आइटम बचा है, वो है चेक। चेक के अलावा बाकी प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और वैसे भी इनका जो काम है वो खत्म हो चुका है। आज के टाइम पे डिजिटल मनी, लोन लेना, पैसे लेना इतना आसान हो गया है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। बट थ्योरेटिकली हम ये सिलेबस में क्यों है बेटा, याद रखना, आपको जो सिलेबस दिया गया है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को पॉलिश करने के लिए दिया गया है। ठीक है। अब ऐसे तो आपने बेटा साइन थीटा कॉस थीटा भी पढ़ा है ना, बट कभी सब्जी लेने गए हो, बोला है कि भैया 5 साइन थीटा करके मेरे को इतने आलू दे दे, कर सकते हो? ठीक है। तो वो, अब आप बोलोगे कि सर जब साइन थीटा कॉस थीटा नहीं था तो पढ़ाया क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को पॉलिश करने के लिए। जब ना चीजें आपको चैलेंजिंग मिलती है ना, तभी आप नहीं, मतलब आपकी जो बाउंड्रीज को जब क्रॉस करोगे ना चैलेंजेस को लेके, तभी आप कुछ नया सीखोगे और ग्रो करोगे। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसी चीज को पकड़ो जो आपको चैलेंज करती है, जो चीज नहीं होती है उनको ट्राई करो, तभी आप बहुत ग्रो करोगे और पॉलिश करोगे। तो क्लियर हो गया आपको बच्चों कि ये डेबिट क्रेडिट सीखने के लिए और एक टॉपिक को सीखने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि कल को आप यही करोगे। और ये तो छोड़ो बच्चों, सीएमए फाइनल तक आप जो भी पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिकली 90% वो चीजें नहीं होती है। प्रैक्टिकली हम कुछ अलग ही काम करते हैं। मैं आपको इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स आप जब भी पढ़ेंगे, इतनी सारी बातें आप इनकम टैक्स की पढ़ेंगे, लेकिन जब काम करना होगा ना, आप कभी भी इनकम टैक्स की किताब को नहीं देखोगे, क्योंकि प्रैक्टिकली काम अलग से होता है। आपको इनकम टैक्स ये बता देगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कब होगी, पर ये नहीं बता रहा फाइल कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट डालने होते हैं, क्लाइंट का टैक्स बचाना है तो क्या करना होता है। ये चीजें आप मेहनत के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ सीखते हैं। ठीक है। तो अब बेटा जिसने भी पूछा था क्यों पढ़ रहे हैं हम सिलेबस में, मतलब ये अगर प्रैक्टिकली नहीं होता, ठीक है बेटा, अब आप गुस्सा मत करना इंस्टीट्यूट के ऊपर कि पत्थर वत्थर लेके चले गए इंस्टीट्यूट के आगे कि आज तो हम छोड़ेंगे नहीं इनको। ठीक है, गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा थूक दो। चलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। तो बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ना एक जो बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों आया होगा, इसका एक बड़ा रीजन है लैक ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस। मतलब ना, भरोसा नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है मेरे हिसाब से। इस वजह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया होगा। कैसे? तो मान लो बच्चों, ये है सेलर, इसने कहा कि भैया मैं तुम्हें गुड्स सेल करूंगा, और उसने कहा कि भैया पैसे नहीं है तो क्रेडिट बेसिस पे सेल करना, तो ये बन गया बच्चों बायर। बट याद रखना, क्रेडिट सेल हुई है तो ये साथ में क्रेडिटर भी बन गया और ये बन गया डेटर। पर बच्चों दिक्कत क्या होती है ना, कि जो डेटर होते हैं ना, 100% डेटर जिसको पैसे देने हैं वो सब लोग पैसे नहीं देते हैं। तो जिन लोगों पे तो हमें भरोसा है कि भैया ये लोग पैसे दे देंगे, तो उनसे हम कहते हैं ठीक है तुम तो पैसे दे ही दोगे, इतने तारीख तक दे देना। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों डेट कलेक्शन पीरियड। ये 12th में आपने जब रेशियोज पढ़ा होगा, वहां पे डेट कलेक्शन पीरियड की एक रेशियो पढ़ी होगी, जहां पे फॉर्मूला होता है 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। ये आपने पढ़ा होगा। तो डेट कलेक्शन पीरियड नॉर्मली हर एक बिजनेस का मोस्टली बच्चों 2 से 3 महीने का होता है, कि आज अगर उधारी पे सेल करिए तो अगले 2 से 3 महीने में वो रिकवरी हो जाएगी। बट सोचो बच्चों, आप कुछ सेल कर रहे हो, मैं आपके पास आया कि मुझे उधारी पे माल दे दो, और मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आया हूं, आप ना मेरा बैकग्राउंड जानते हो ना कुछ जानते हो, तो आप मुझे क्रेडिट सेल तो कर दोगे, लेकिन ये भी बोलोगे कि भैया तुम कल को चले गए तो हम क्या करेंगे। तो आप हमारे साथ एक ऐसी डीलिंग कर लीजिए जिसके अगेंस्ट हमारे पास, आपके अगेंस्ट एक लीगल, लीगल पावर भी हो, लीगल राइट हो आपके अगेंस्ट। जैसे मैं कहता हूं कि बेटा मेरी फीस पे कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो फीस पे कर दी। मैं कहता हूँ, मैं आपके पेरेंट्स को, मैं ऐसा करूंगा नहीं बेटा, फिर मेरे से गुस्सा मत होना आप, मैं करूंगा नहीं, मैं बस समझा रहा हूँ। मैं आपको पेरेंट्स को फोन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आपकी बच्ची ने तो अभी तक फीस ही नहीं दी है, तो वो आपको घेरेंगे कि भाई बेटी फीस क्यों नहीं दी, और आपने तो फीस दे दी है। सोचो बच्चों, ये सब तब होता जब आप कैश में मेरे को फीस देते। अगर इसीलिए बेटा मेरे को कैश में कभी फीस मत देना, मैं ऐसा कर देता हूँ बच्चों के साथ में, उनके पेरेंट्स को फोन लगा देता हूँ और बोलता हूँ कि इसने तो फीस ही नहीं दी है। फिर पेरेंट्स दोबारा से फीस भेजते हैं मेरे को, और कभी कभी तो मैं ये 4-5 बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए कभी भी पेमेंट की जाए तो वो बैंक से करो। बैंक से आप जब भी पेमेंट करते हो तो उसका सबूत होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है। या फिर जब भी आप मुझे पैसे दो
तो मेरे साथ एक सेल्फी ले लिया करो पैसे देते हुए, ताकि सबूत बन जाए। ठीक है। खैर, अभी जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ वो ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन का अगर एक लीगल बेसिस होता है तो दोनों पार्टीज के पास एक राइट होता है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो जब क्रेडिटर सेल करता है ना, तो क्रेडिटर कहता है कि भैया मैं ना एक बिल ड्रॉ कर रहा हूँ। बिल क्या है? वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बच्चों ये बिल क्या है? ये बिल कुछ नहीं है, एक नोटरी पे, नोटरी मतलब एक लीगल पेपर होता है, नोटरी आपने सुना होगा, उसमें लिखा होता है कि मैंने गुड्स खरीदे थे। ये ड्रॉ कर रहा है जिसमें लिखा है मैंने गुड्स खरीदे थे, किसके बिहाफ पे लिख रहा है? बायर के। और मैं इतनी तारीख को सेलर को इतने रुपए दूंगा, और बायर से कहता है आ और इस पे साइन कर। अब बच्चों नोटरी का पेपर है, सरकारी पेपर है, तो सरकारी दस्तावेज होने की वजह से उसमें जो बात लिखी है वो माननी पड़ेगी। और अगर ये बायर पेमेंट नहीं देता है तो वो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो जाके कोर्ट में दिखा देगा कि सर इसको पेमेंट देनी थी, इसने पेमेंट नहीं दी। तो कहीं ना कहीं उसने लीगली खुद को थोड़ा सा सिक्योर कर लिया है अगेंस्ट नॉन पेमेंट्स। तो ये एक बड़ा रीजन था कि नॉन पेमेंट्स के अगेंस्ट खुद को सिक्योर करने के लिए हम कुछ ना कुछ लीगल रख लेते थे। तो मैंने तो सिर्फ बिल ड्रॉ लिखा है, लेकिन यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तीनों के तीनों आ जाते हैं। चाहे पोस्ट डेटेड चेक दे दो, चाहे प्रोमिसरी नोट दे दो, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दो। क्या है? तो कहानी के हिसाब से बच्चों डेटर आता है। डेटर बिल को क्या करता है? डेटर इसी बिल को जो इसने ड्रॉ किया है उसको कर लेता है एक्सेप्ट। और बच्चों बिल एक्सेप्ट होते ही, याद रखना, एक्सेप्ट होते ही इस पार्टी के लिए बिल्स रिसीवेबल बनता है, इस पार्टी के लिए बिल्स पेबल बनता है। तो कमाल की बात यह है, ना वो बिल्स रिसीवेबल बनता है ना वो बिल्स पेबल बनता है, वो तो बिल ही है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसके अगेंस्ट पैसे रिसीव करने हैं तो बीआर बोलेंगे, इसके हिसाब से बीपी बोलेंगे। बट वो है क्या बेटा? वो है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये तो हुई हमारी कहानी। अब कहानी के बाद हम चाहते हैं जर्नल एंट्रीज पे। तो कुछ स्टेप्स है बच्चों, पहले के जो 3-4 स्टेप्स है वो तो कॉमन है, तो हम उनके बेसिस पे कुछ जर्नल एंट्रीज देखते हैं। ये पता चल गया बच्चों आपको कि दो पार्टीज है हमारे पास। पार्टीज के नाम क्या है? पहले पार्टीज का नाम है सेलर, सेलर भी तुम, क्रेडिटर भी तुम, और ड्रॉर भी तुम। जस्ट ऑपोजिट बच्चों, बायर, डेटर एंड ड्रॉई। सबसे पहली जर्नल एंट्री सेल परचेज, दूसरी एंट्री बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, फिर थर्ड एंट्री, थर्ड को बाद में देखेंगे। सेल परचेज की एंट्री आई थिंक सबको पता होगी बच्चों। ये सेलर है, क्या एंट्री करेगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू, नाम लिख लेते हैं बच्चों इसको, मान लेते हैं ये है ए और ये है बी। तो इसका नाम हो गया, इसकी एंट्री हो गई बी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसकी एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। फिर बिल ड्रॉ हुआ। अब याद रखना बच्चों, अगर इस एंट्री को देखूं तो सेल्स तो इनकम में क्रेडिट हो गई, बी को एज डेटर एक करंट एसेट बनाया और आपने डेबिट कर दिया। तो बी आपका करंट एसेट है, फ्यूचर में बेनिफिट देगा। फिर अगली बार आपने कहा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी एक करंट एसेट था, उस करंट एसेट को आपने खत्म कर दिया और उसके अगेंस्ट नया करंट एसेट खड़ा कर दिया। सिमिलरली ए यहाँ पे क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारा क्या है बच्चों? एक करंट लाइबिलिटी है। तो इस करंट लाइबिलिटी को फिनिश करके एक नई करंट लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, तो जर्नल एंट्री हो गई ए डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है। अब पहला जो मैं केस ले रहा हूं बच्चों वो है, ये बिल ड्रॉ होने के बाद रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी, रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी कहता है मेच्योरिटी तक उसने बिल अपने पास ही रखा है। अब बच्चों वो बिल अगर अपने पास ही रखता है तो दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि जो बिल है वो ऑनर्ड हो जाए, ऑनर्ड मतलब उसके अगेंस्ट पेमेंट मिल जाए। सेकंड चीज हो सकती है कि बिल डिसऑनर्ड हो जाए, दोनों चीज पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों अगर तो बिल ऑनर्ड हो गया तो ऑनर्ड होने की जर्नल एंट्री क्या होती है? सिंपली बीआर के अगेंस्ट पेमेंट मिल जाएगी, इसको मिलेगी तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल, और ये पेमेंट करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। लेकिन अगर पेमेंट नहीं मिली तो याद रखना बीआर डेबिट हुआ था, वो क्रेडिट तो जरूर होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा? डेबिट बैंक की जगह दोबारा डेटर को कर देते हैं।
तो मैंने कहा था कि डेटर तुम्हारा अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि तुमने बीआर दिया है, पर बीआर के अगेंस्ट पेमेंट तो मिली नहीं, तो दोबारा से मैं तुम्हें डेटर बना के अपना करंट एसेट बना दूंगा। तो बी इज अकाउंट डेबिट टू बीआर। सिमिलरली यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री ये बीपी को खत्म करता है, बीपी को तो अभी भी खत्म करेगा बट पेमेंट नहीं करेगा, तो दोबारा से ए को अपना क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। तो बी टू ए। क्या ये 4 एंट्री क्लियर है बच्चों आपको? किसी को कोई डाउट है जर्नल एंट्री में तो फिलहाल पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न ये है कि वो जो बिल है उस बिल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बिल के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं आपने देखा बच्चों, पहली केस में बिल ड्रॉ हुआ, सॉरी सेल हुई, परचेज हुई, बिल ड्रॉ हुआ और उसको बिल को हमने मेच्योरिटी तक हेल्ड किया। बी ऑप्शन होता है बिल डिस्काउंटेड। तो अगर बच्चों बिल डिस्काउंट कर लेते हैं, याद रखना है सेलर, सेलर अपने पास जब बिल डिस्काउंट करता है तो एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। और जिस दिन ये बिल डिस्काउंट करता है ये अपने पास कोई एंट्री नहीं करता। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैं गया बच्चों बैंक के पास, मेरे बीआर में 3 महीने आगे की डेट थी और 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी होता है बीआर में, आप याद रखना। तो बच्चों 3 महीने आगे की मेरे पास डेट थी बीआर की, मेरे को आज पैसों की जरूरत है, तो मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक साहब इसको डिस्काउंट करा दो, कि 10,000 का बिल है, मेरे को पैसों की जरूरत है। तो बैंक कहता है ठीक है, ये 10,000 का बिल है, ये बिल हमें दे दो, भविष्य में हम इसके अगेंस्ट 10,000 दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है लाओ अब मुझे 10,000 दो। तो बैंक कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, वहां से मुझे 10,000 मिलेंगे, तो मेरा क्या फायदा हुआ। तो इसलिए बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस एड ऑन कर देता है। तो एड ऑन कर देता है मतलब वो बोलता है 500 हम आपके कट कर लेंगे और मैं आपको 9500 रुपीज दूंगा। ठीक है, अब बिल इसके पास है, जिसके पास बिल है बच्चों, क्रेडिटर के पास या सेलर के पास, वो उस बिल का कुछ भी करे, ये अपने पास कोई एंट्री नहीं करेगा जब तक फाइनल डेट नहीं आ जाती, जब तक मेच्योरिटी नहीं आ जाती। तो बच्चों ये तो था हमारे पास बी, बिल डिस्काउंट किया। फिर बिल डिस्काउंट करने के बाद भी मेच्योरिटी डेट जब आएगी बच्चों, मेच्योरिटी में 2 केस हो सकते हैं। 2 केस क्या होंगे बच्चों, या तो बिल ऑनर्ड हो जाएगा या फिर बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। अगर तो बच्चों बिल ऑनर हो गया, तो ऑनर होने के लिए इसकी तो सेम एंट्री रहेगी, क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैंसिल कर देगा। पर ये व्यक्ति कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिल इसके पास है ही नहीं, इसने तो बिल की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दिया, बिल बैंक के पास है, बैंक अपने पास एंट्री करेगा। लेकिन अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो अगेन बच्चों डिसऑनर होने की इसके पास सेम एंट्री होगी। ये क्या एंट्री करेगा डिसऑनर होने की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। वेयर एज डिसऑनर्ड होने की एंट्री ये क्या करेगा, देखो बच्चों बीआर तो इसने बैंक को दे दिया था, तो ये पहले डेबिट करेगा अपने डेटर को, क्रेडिट करेगा अपने क्रेडिटर को। इसके लिए डेटर कौन है, बी, इसका क्रेडिटर कौन है, बैंक। तो बी से कहेगा कि भाई तू दोबारा पैसे देगा, और बैंक से कहेगा सर वो गलती हो गई, सामने वाली पार्टी ने डिसऑनर कर दिया, मैं आपको पैसे दे देता हूं, तो इसके पैसे कुछ कम हो जाएंगे। ये हो गई हमारे पास केस नंबर बी। ये क्लियर है बच्चों आपको, बी केस। ठीक है, अब चलते हैं सी पे। सी है बच्चों हमारा एंडोर्समेंट। अगर आपने अपना बिल किसी और को एंडोर्स कर दिया तो याद रखना जिसके पास बीआर है वही एंडोर्स करेगा। जर्नल एंट्री हो जाती है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये व्यक्ति अपने पास कोई एंट्री नहीं करता। उसके बाद आती है बच्चों हमारे पास मेच्योरिटी डेट। एंड वंस अगेन मेच्योरिटी डेट पे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो बिल ऑनर्ड हो जाएगा या फिर बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर तो बिल ऑनर्ड हो गया तो बच्चों एंडोर्सी के पास बिल्स रिसेबल है, ये कोई एंट्री नहीं करेगा, और ये अपने पास सेम एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया ये अगेन सेम एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए, दोबारा से क्रेडिटर बना देगा। तो आप देख रहे हो बच्चों मेच्योरिटी पे ये अपना बिल्स पेबल खत्म करेगा ही करेगा। ये भी अपना बिल्स रिसेबल खत्म करता है, लेकिन बिल्स रिसेबल इसके पास है ही नहीं। लेकिन अगर डिसऑनर हो गया बच्चों तो इसका जो एंडोर्सी, एंडोर्सी 90% बच्चों हमारे क्रेडिटर्स ही होते हैं, कि मुझे जिसको पैसे देने हैं मैं पैसे देने की जगह कहता हूँ ये लो ये बीआर आप ले लो, आप इसके अगेंस्ट पेमेंट ले लेना।
सामने वाली पार्टी को अपने पैसों से मतलब है, ठीक है। तो यस, डिसऑनर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये क्या एंट्री करेगा, डेबिट द डेटर। इसका डेटर कौन है, बी, बीज अकाउंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है इसका, एंडोर्सी। तो एंडोर्सी को पैसे देने थे, उसको पेमेंट नहीं मिली है, तो ये एंट्री हो जाती है। क्लियर है। इसके बाद बच्चों बस लास्ट केस और कर लेते हैं। लास्ट केस डी, बस यही चार ट्रीटमेंट होती है बच्चों। डी जो ट्रीटमेंट है ये कहता है हमारे पास कि हमारा जो बिल है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। याद रखना बच्चों, बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए मैं अपना बिल दे देता हूं बैंक, और मैं बैंक, देखो बच्चों, जब डिस्काउंट करवाया तो भी मैं बैंक के पास गया, अब मैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर रहा हूं तो भी मैं बैंक के पास जा रहा हूं। तो मैंने बैंक से कहा कि भाई ये मेरा बिल लो, मेरे को बदले में पैसे नहीं चाहिए। अगर पैसे चाहिए होते तो मैं बिल को डिस्काउंट कराता। मैं कहता हूँ बिल बस अपने पास रख लो, जिस दिन पेमेंट आएगी मेरे अकाउंट में डाल देना, बस इतनी सी बात मैं कहता हूँ। तो मतलब ये जो पहला केस था ना, बिल होल्ड टिल मेच्योरिटी, ये वही केस है। होल्ड टिल मेच्योरिटी में फिजिकली बिल आपके पास रहता है, यहाँ पे बिल आप बैंक के पास दे देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे बच्चों अगर आपके पास बिल रहेगा तो लास्ट दिन पे आप बैंक को दिखाओगे और बैंक आपके अकाउंट में पैसे दे देता है, अगर पेमेंट हुई होगी तो। लेकिन सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये एंट्री कर देता है। सिमिलरली अगर मेच्योरिटी पे, अगर मेच्योरिटी पे हमारा जो बिल है वो ऑनर्ड हो जाएगा, तो याद रखना बच्चों, ऑनर्ड अगर हो गया तो बिल तो मेरे ही पास है ना, तो पैसे तो मुझे ही मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। बस बीआर मैंने खत्म कर दिया था टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। एंड सिमिलरली बच्चों यहाँ क्या एंट्री होगी, इसके लिए तो वही एंट्री होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिमिलरली यहाँ इसकी एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पर्सन ए। अगर इसको पैसे नहीं मिलेंगे तो ये क्या करेगा बच्चों, ये दोबारा से डेटर बना लेगा अपना बी को टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये हो गई बच्चों हमारी जर्नल एंट्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। चलो ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन लगाते हैं इसकी जल्दी जल्दी से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अच्छा बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना एक चीज है, म्यूचुअल अकोमोडेशन बोलते हैं। अकोमोडेशन ऑफ बिल आपके सिलेबस में नहीं है, कह रहा है ना, एक्सक्लूडिंग अकोमोडेशन बिल एंड इंसॉल्वेंसी, ये दोनों आपको हटा के देगा, ये दोनों आपको इंटर में मिलेंगे। बट मैं ना आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वो क्वेश्चन इंटर का है और एग्जाम में हमेशा आता है। मैं आपको पूरा उसका बेस समझा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगर आज ही हो जाता है तो आज ही करना, आप बस ये देखना अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों, तो वो आपसे आज भी हो सकता है। ये बस कह रहा है कि फाउंडेशन की जगह इंटर में करेंगे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है वो समझाऊंगा। इंसॉल्वेंसी तो यहाँ पे एक एक बच्चे को पता है कि इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, जब कोई बंदा अपने डेट पे करने के लायक नहीं रह जाता, तो कोर्ट कहता है कि भैया तुम्हारे सारे के सारे एसेट बेचे जाएंगे और तुम्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तुम्हारे एसेट बेच के तुम्हारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब आपको पहले ही पता होगा। बहुत सारी थ्योरी है बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जो कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से आधी थ्योरी ऐसी है जो आपको पता है, आधी थ्योरी ऐसी है जो आपको समझ आ जाएगी, और 10% थ्योरी ऐसी है जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट है, पढ़नी नहीं है। तो थ्योरी का काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब ये पार्टी कौन होता है, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, पेई मतलब जिसको पैसे मिलते हैं। उसके बाद एंडोर्सर, एंडोर्सी, बियरर, ये कौन होता है, ये आपको एक बार पढ़ना है। जहां पे भी आपको लगे डाउट है सर ये लाइन समझ नहीं आई, तो वो आप मेरे से पूछेंगे। और ये पढ़ने के लिए देखो हमने और भी चैप्टर करे हैं, मैंने कहीं पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं कहा है, ऑफकोर्स थ्योरी के अलावा जो फर्स्ट चैप्टर में थी।
यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सीएमए इंटर में भी है, सीएमए फाउंडेशन में भी है। तो याद रखना, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो कॉन्सेप्ट और नॉलेज बिल्डिंग के लिए कर रहे हो। एग्जाम में क्या पूछेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में क्या पूछेगा वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं सीधा जा रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन की तरफ। जो जर्नल एंट्रीज मैंने आपको दिखाई है वो ये भी लिख के दे रहा है। ओके, मैं बच्चों बस एक कॉन्सेप्ट आपको करवाना भूल गया। वो कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों जितने भी केस में हमारा बिल डिसऑनर होता है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ डिसऑनर की एंट्री करी है, यहाँ डिसऑनर की एंट्री करी है, और यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री करी है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहाँ बन रहा है। जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बीओई, बीओई कहाँ बनता है बेटा? बीओई एक लीगल पेपर होता है ना जिसको हम बोलते हैं नोटरी। तो बेटा नोटरी में जो बात लिखी है ना वो आपको माननी पड़ेगी। अगर आपने नोटरी की बात नहीं मानी तो आप चुपचाप जाएंगे नोटरी को जाके कैंसिल करवाएंगे। आप जब नोटरी को कैंसिल करवाएंगे तो नोटरी कहेगा कि भैया पागल हो, जो तुमने पहले डॉक्यूमेंट बना दिया आप उसको कैंसिल करवा रहे हो। कह रहा है हम म्यूचुअली कैंसिल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? उसने कहा ठीक है कैंसिल कर रहे हो तो ठीक है, नोटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो याद रखना बच्चों, नोटिंग चार्जेस कब होते हैं? जब हम कैंसिलेशन करवाते हैं। और कैंसिल कब करवाएंगे? अगर मैंने उस नोटरी की बात को मान लिया फिर तो कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नोटरी की बात को नहीं माना तो वो नोटरी का जो डॉक्यूमेंट है वो डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड के केस में उसे कैंसिल करवाना पड़ता है, कैंसिल करवाते हैं तो नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब याद रखना बच्चों, नोटिंग चार्जेस देगा वो जिसको पैसे रिसीव करने थे। तो इस केस में आपको पता है कि ए था, ए को पैसे रिसीव करने थे। तो अगर ए पैसे रिसीव नहीं कर पाया तो वो अपनी जेब से नोटिंग चार्जेस देता है। तो आपको याद रखना है कि नोटिंग चार्जेस ना अल्टीमेट एक्सपेंस किसका होगा? जिसका बिल्स पेबल था। तो जब बिल्स पेबल डिसऑनर होता है तो ये हमेशा नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करता है। वेयर एज ये लोग, बाकी के जितने भी लोग हैं जिनके पास बिल होता है, वो अपने पास ऐसी एंट्री करते हैं कि जो उनका बीआर का अमाउंट है प्लस उसमें नोटिंग चार्जेस ऐड करके एक साथ कर देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है, ये नोटिंग चार्जेस को अलग से ना डेबिट कर सकते हैं ना क्रेडिट कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि नोटिंग चार्जेस उनके लिए कुछ भी नहीं है, ना इनकम ना एक्सपेंस। नोटिंग चार्जेस अल्टीमेट एक्सपेंस किसका है? जिसका है वो अपने पास दिखा देगा, बाकी सब नोटिंग चार्जेस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों? नोटिंग चार्जेस क्यों होते हैं एक बार फिर से बता देता हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नोटरी पे या लीगल डॉक्यूमेंट पे बनने वाला चीज है। लीगल डॉक्यूमेंट की बात अगर नहीं मानी जाती तो उसको कैंसिल करवाना होता है। कैंसिलेशन पे जो चार्जेस पे होते हैं उसे नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। और नोटिंग चार्जेस की अल्टीमेट लायबिलिटी उस बंदे की है जिस बंदे की वजह से वो कैंसिल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि सर आप हमें हमारे पैसे दो। मैंने कहा ये लो बच्चों चेक, आपका चेक ले लो 1 लाख रुपए का। अब मैंने आपको 1 लाख रुपए देने थे, मैंने चेक दे दिया। अब आपने चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हो जाता है। तो जब बाउंस होता है बच्चों तो ऑलमोस्ट 300 की पेनल्टी लगती है। अमाउंट ज्यादा होता है तो पेनल्टी भी बढ़ जाती है। तो आपके पास अगर पेनल्टी लगी तो पेनल्टी का मेन रीजन क्या था? मेरी नॉन पेमेंट। तो वो पेनल्टी क्या आपके लिए एक्सपेंस है? ऑन द स्पॉट आप दे दोगे लेकिन आप मेरे से रिकवर करोगे। तो ना ही वो आपका एक्सपेंस है ना ही वो आपकी इनकम है, बस किसी से लेके किसी को दे देना है आपको। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट समझते हो? कोई बताएगा मुझे क्या होता है? कोई बताएगा बच्चों रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट क्या होता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट का मतलब होता है समय से पहले अपने अमाउंट का लायबिलिटी का भुगतान कर देना। जब समय से पहले आप पेमेंट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन करूं शुरू? ठीक है, तो ये कहता है मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर 50,000। तो बच्चों मेरे तो आपको पता है आर्टिस्ट आदमी है सर। तो ये देखो मोहन ने सोहन को कितने के 50,000, 50,000 के गुड्स बेच दिए। ठीक है, आगे कहता है डेट भी बता रखी है 1 जनवरी 2021 को। फिर कहता है मोहन ड्रू अ बिल फॉर 3 months ऑन सोहन who accepted the same, pass the necessary journal entries if
अरे ये तो मजाक कर रहा है। क्या मजाक कर रहा है? हम पूरा उसके मजाक में उसका साथ देंगे बच्चों। 3 महीने का बिल है, आपको उसने 4 कंडीशन दे दी है, चारों कंडीशन पे आपसे बोल रहा है कि चलो जर्नल एंट्री मारो। तो सबसे पहले कहता है पहला कि बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी। तो कहता है बिल रिटेन्ड बाय मोहन टिल 31 मार्च। अब बच्चों आपको ये लगेगा कि 3 महीने का बिल है तो 1 मार्च से लेके 3 मार्च तक होगा, बट टेक्निकली 3 दिन का लॉ में लिखा हुआ है कि ग्रेस पीरियड होता है, तो 4 अप्रैल को उसकी 3 अप्रैल को उसकी पेमेंट होनी थी, बट क्योंकि क्वेश्चन ने डेट स्पेसिफाई कर दिया तो मैं 31 मार्च लूंगा। तो पहला है 31 मार्च। नेक्स्ट कहता है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल को डिस्काउंट करवा दिया है उसने 49,000 पे, तो 1,000 का आ गए, तो 1,000 हो गया बच्चों डिस्क ऑनर्ड, सॉरी 1,000 हो गए डिस्काउंटिंग चार्जेस। फिर कहते हैं मोहन ने एंडोर्स कर दिया रोहन को जिसकी सेटलमेंट थी 51,000 की। एंडोर्स कर दिया है रोहन को, और रोहन की लाइबिलिटी हमारे ऊपर 51,000 थी। कहता है द बिल सेटल्ड ऑन ड्यू डेट। नेक्स्ट कहता है मोहन सेंड द बिल फॉर बैंक कलेक्शन, द कलेक्शन बिल आफ्टर डिडक्टिंग कलेक्शन चार्जेस। नेक्स्ट है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ₹100 के चार्जेस थे। ठीक है बच्चों, अब मैं जर्नल एंट्रीज करना शुरू करता हूँ। ओके बच्चों देखो, इसमें मैंने किया क्या है? देखो बच्चों, सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री परचेज सेल। यहाँ है बच्चों मोहन और यहाँ है सोहन। मोहन सोहन। तो सबसे पहला था बच्चों 1 जनवरी 2021 परचेज सेल। जर्नल एंट्री मोहन ने सेल कराया बच्चों, तो एंट्री करेगा सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आएगा 50,000। सोहन एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। बच्चों ये एंट्री क्लियर है? इज इट क्लियर? उसके बाद कह रहा है सेम डेट पे ये बिल ड्रॉ कर रहा है 1/1/21 को, तो यहां हम लिखते हैं बिल ड्रॉ। एंड फिर से आपको क्या याद रखना है बच्चों? आपको याद रखना है आपके एग्जाम में तो ये सब एंट्रीज लिखनी ही नहीं है आपको। तो जब आपको एंट्रीज लिखनी ही नहीं है तो मैं ये सब क्यों करवा रहा हूँ आपको? आपको एग्जाम में या तो नोटिंग चार्जेस भी नहीं, डिस्काउंटिंग चार्जेस आपसे कैलकुलेट करवाएगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर ये पूछ लेगा इसमें ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, डेबिट किसे करोगे, क्रेडिट किसे करोगे, बस हल्का सा इतना पूछ सकता है। एंट्री पूरी वो करवा ही नहीं सकता आपसे, या आधी एंट्री दे देगा कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट आपसे पूछेगा कौन होगा इसमें। चलिए, बिल ड्रॉ किया बच्चों, तो इसके लिए बनेगा बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन, सॉरी, हाँ राइट, बिल्स रिसेबल टू सोहन, इसके लिए बनेगा मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अमाउंट विल बी द सेम। अब चलते हैं बच्चों हम फर्स्ट केस पे। केस नंबर 1 में जो डेट है वो है 31 मार्च। जिसने कहा था बिल हमने मेच्योरिटी तक रिटेन करा है, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो एंट्री हो जाएगी रिटेन लास्ट वाली डेट पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल। पेमेंट मिल चुकी है सेम अमाउंट की। उसके बाद अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ सेम अमाउंट, आप ऐसा मत करना, आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे पूरा अमाउंट लिखना। यहाँ पे इसके पास एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसने बैंक से पेमेंट कर दी। ये तो था बच्चों केस नंबर 1। सेकेंड केस चलते हैं। सेकेंड केस देखूं तो कहता है बिल आपने डिस्काउंट करवा दिया। अगर आप डिस्काउंट करवा देंगे तो ये बंदा अपने पास एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल। बिल्स रिसेबल है 50,000 का। क्वेश्चन ने क्लियरली आपको इन्फॉर्म किया कि 49,000 में डिस्काउंट हो रहा है, तो 1,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया। उसके बाद बच्चों जो भी मेच्योरिटी डेट होगी, हम मान लेते हैं कि मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट हो जाएगी। अगर आप मानते हो पेमेंट हो जाएगी, तो ये तो अपने पास मोहन कोई एंट्री नहीं करेगा, सोहन अपने पास बीपी टू बैंक सेम एंट्री कर लेगा।
तो ये मेन डिस्काउंटिंग की हमारे पास एंट्री थी। नेक्स्ट थर्ड केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसने कहा कि इसने एंडोर्सी को दे दिया। एंडोर्सी को अगर इसने अपना बिल दे दिया तो जर्नल एंट्री क्या हुई? जर्नल एंट्री हो गई हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक कह रहा हूं, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब ध्यान से देखना बच्चों, वो कह रहा है कि उसने 51 रोहन को 51,000 देने थे, फुल सेटलमेंट कर ली। एंडोर्सी का भी मैं नाम हटा के यहाँ पे रोहन कर देता हूँ, एंडोर्सी को ब्रैकेट में डाल देते हैं, इधर लिख देते हैं रोहन। तो रोहन अकाउंट डेबिट बच्चों, रोहन को देने थे 51,000, मेरा बी आर कितने का है? 50 का। तो बचा हुआ 1,000 क्या हुआ? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको पता है इस दिन ये तो कोई एंट्री अपने पास करेगा नहीं, लेकिन रोहन तो अपने पास एंट्री करेगा। तो रोहन अपने पास जो एंट्री करेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। रोहन करेगा बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बी आर, डिस्काउंट अलाउड टू किसको? के लिए मोहन। तो कहेगा मोहन को मेरे 51,000 रुपए देने थे, जिसमें से उसने 50,000 का बी आर दे दिया और 1,000 का मैंने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। क्लियर है बात? चलिए एंड फोर्थ, इसके बाद बच्चों जब इसकी पेमेंट होनी होगी तो ये यही एंट्री करेगा, और जिसके पास बी आर है वो ये एंट्री करेगा, बैंक टू बी आर। उसके बाद फोर्थ एंट्री पे चलते हैं। फोर्थ कहता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सेंट फॉर कलेक्शन है, तो बेटा जब बिल सेंट फॉर कलेक्शन होगा तो इसमें क्या आ जाएगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट प्लस बिल सेंट फॉर कलेक्शन के अलावा क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? कलेक्शन चार्जेस डेबिट टू बी आर। अगेन बच्चों बी आर हमारा कितने रुपए का है? बी आर तो 50,000 का ही है, जिसमें से 100 रुपए के वो कलेक्शन चार्ज लेगा, एंड 49,900 ये आ जाएगा। फिर जब बच्चों पैसे मिलने होंगे ये तो अपने पास सेम एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन 49,900 का इसकी बुक्स में, तो उतने पैसे इसको मिल जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है, सिंपल सिंपल सा था बच्चों ये, और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो बच्चों, उसने भी सॉल्यूशन किया है, मैंने भी सॉल्यूशन किया है, हमने सारी की सारी एंट्री सेम करी है, बस इसने ना बहुत फैला फैला के आपको एंट्री करवाई है। मैंने एक ही फॉर्मेट, मतलब एक ही साथ दोनों की बुक्स बना के एक ही बारी में एंट्री करवा दी। आप हमेशा याद रखना बच्चों, आपके क्वेश्चन में जितनी भी पार्टीज होंगी उन सबकी बुक्स आपको बनानी है। चलिए अब कहता है सुनील ओड अनिल 80,000। मेरे को जल्दी से इस लाइन का कोई मतलब बताए। सुनील ओड अनिल 80,000 रुपीज। बताओ बेटा, सुनील ओड अनिल 80,000, इसका क्या मतलब है? हाँ बोलो, कोई एक बोलो। सुनील, बिल्कुल ठीक है। तो सुनील कर्ज में है अनिल के, तो अनिल के कर्ज में तो अनिल क्रेडिटर बना और सुनील डेटर बना। क्योंकि हो सकता है बेटा इंग्लिश कमजोर होने की वजह से शायद आपको इस वर्ड का मतलब समझ नहीं आता, बट कोई बात नहीं, आपने कॉन्सेप्ट करा है। जब आप ये पढ़ेंगे अनिल ड्रॉज अ बिल ऑन सुनील, तो अनिल अगर बिल ड्रॉ कर रहा है तो अनिल कौन हुआ? अनिल हो गया ड्रॉर, और आपको पता है ड्रॉर ही क्रेडिटर होता है जिसके लिए बी आर बनता है, तो ये ड्रॉ ही हो गया अपने पास। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया इनकी पोजीशन क्या है और 80,000 का बिल है, ये पता चल गया। ठीक है, 3 महीने के लिए बिल बनाया ऑन 1 अप्रैल, 3 मंथ्स का है, 1 अप्रैल 2000 वट एवर। कहता है सुनील एक्सेप्ट इट एंड ऑन 15 अप्रैल डिस्काउंट विद सीडी बैंक फॉर 12% पर एनम। कहता है बच्चों की 15 अप्रैल को हमने इसको डिस्काउंट करवा लिया 15% पर एनम पे, सॉरी 12% पर एनम पे। फिर आगे कहता है बच्चों ऑन ड्यू डेट द बिल डिसऑनर्ड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस
ऑफ ₹100, बिल हो गया डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस दिए हैं 100। ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली भी एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि आपकी इनिशियल स्टेज है तो बेटर है आप जितना भी क्वेश्चन का क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो अलग से अपने पास लिख लो। आप भी याद रखना बच्चों, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। फिर आगे कहता है अनिल सेटल्स द बैंक क्लेम अलोंग विद नोटिंग चार्जेस इन कैश। फिर कहता है कि अनिल ने ना इसने बैंक को कैसे कैश में बैंक को सेटल कर दिया। अब बैंक को कैश में कैसे सेटल करते हैं वो हम अभी देख लेंगे। उसके बाद कहता है सुनील एक्सेप्टेड न्यू बिल अनदर बिल ऑफ 3 months अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3000 ऑन 1 जुलाई। कहता है 1 जुलाई को न्यू बिल बना है, न्यू बिल जिसमें हमारा इंटरेस्ट है 3000 का। फिर आगे कहता है ऑन 1 जुलाई 2000 दिस, ठीक है, बिफोर द न्यू बिल बिकेम ड्यू सुनील रिटायर द बिल अंडर रिपीट ऑफ 500, रिटायर द बिल अंडर रिपीट 500। अगर रिटायर द बिल अंडर रिबेट का मतलब ये है बच्चों कि समय से पहले अगर आपने बिल की पेमेंट कर दी है तो सामने वाली पार्टी को आप कुछ डिस्काउंट दे देते हो। तो जिस भी पार्टी ने समय से पहले पेमेंट कर दी आप उसको कुछ डिस्काउंट दे देते हो। तो यहाँ बच्चों मेरे पास कितनी पार्टी है इस क्वेश्चन में? टेक्निकली मेरे पास 2 पार्टी है। वैसे जो बैंक ये बता रहा है ना बच्चों, बैंक जिस तरीके से इसने बैंक को बताया है तो बैंक मेरी तीसरी पार्टी हो जाएगी। तो मैं आपको तीनों के लिए एंट्री करूंगा। तो यहां मैंने लिखा ट्रांजैक्शन, यहां मैं लिखूंगा पहला बंदा मेरा क्रेडिटर अनिल, दूसरा बंदा सुनील एंड तीसरा बंदा मैं। चलिए फर्स्ट एंट्री, बिल ड्रॉन, डेट भी पता है हमें 1 अप्रैल 2021। इसके लिए एंट्री होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू सुनील। इस सुनील से लेने हैं पैसे, कितने पैसे लेने हैं? 80,000 रुपीज। ये कर लेगा अनिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 80,000 रुपीज। बैंक अपने पास कोई एंट्री नहीं करेगा। सेकेंड, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट हुआ है 15 अप्रैल 2021 को। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जिस बैंक से करवाया बच्चों मैं तो उसका नाम लिख रहा हूँ, नॉर्मली बैंक अकाउंट ही लिखते हैं हम, बट यहाँ मैं उसका नाम लिख रहा हूँ सीडी बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि ना आप इसे बैंक की तरह मत देखो, बैंक भी पर्सनल अकाउंट होता है, आप इसे एक पार्टी की तरह देखो। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ये ना बैंक को अलग से कैश में सेटल कर रहा है। आपको पता है अगर आप बैंक को क्रेडिट करते हो तो बैंक का क्रेडिट होने का मतलब है पैसा जा रहा है, लेकिन अभी इस एंट्री में डिसऑनर में अगर बैंक क्रेडिट होगा उसका मतलब होता है आप बैंक को एक लाइबिलिटी बना रहे हो अपनी। तो बस यही है, इसलिए मैंने सीडी बैंक लिख दिया। सीडी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। अगेन बच्चों बीआर तो मेरा 80,000 का ही है। डिस्काउंटिंग चार्जेस की बात कर लेते हैं कितने आएंगे। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस के लिए अमाउंट ऑफ बिल 80,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 12% पर एनम मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो बच्चों 12% तो एक महीने का है, मुझे कितने मंथ्स का चाहिए? तो देखना बच्चों ध्यान से, 3 महीने का बिल है, लेकिन 15 दिन बाद मतलब 2.5 महीना ही रह जाएगा। 2.5 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1620, 2000 आ गया। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 2000 और ये आ गया 78,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस क्लियर है आपको? बोलो बच्चों। चलिए अब बैंक अपने पास क्या एंट्री करेगा? बैंक एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बैंक कहेगा कि भैया मुझे 80,000 का एक बिल्स रिसीवेबल मिला है जिसके अगेंस्ट बैंक ने खुद पैसे दे दिए हैं। तो पैसे दिए हैं किसको? अनिल को। टू अनिल को बच्चों, यहाँ अनिल का मैं बैंक ही लिख रहा हूं, अनिल अकाउंट, अनिल का बैंक अकाउंट। ओके, तो ये आप समझ जाना, अनिल को पैसे दिए हैं इसने 78,000 एंड 2,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब लिखा इसने बच्चों डिस्काउंटिंग चार्जेस है बट इसके लिए वो इनकम ही है, तो बैंक ने अपनी एंट्री लिख ली। अब आती है थर्ड एंट्री, बिल डिसऑनर्ड। तो बेटा जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो डिसऑनर्ड की जर्नल एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले जिसके पास बिल था वो अपने पास कहेगा बीआर को तो डेबिट कर देगा, सॉरी बिल्स, हाँ
बीआर को क्रेडिट कर देगा, 80,000 की पेमेंट मिलनी थी प्लस नोटिंग चार्जेस भी थे 100 के, तो 80,100 और दोबारा से डेबिट कर देगा अपने डेटर को। इसका डेटर कौन है? अनिल। और अनिल से कहेगा 80,100 रुपए तू लेके आ मेरे पास, क्योंकि इस पार्टी ने नहीं दिए। अनिल अपने पास क्या एंट्री करेगा? अनिल एंट्री करेगा डेबिट द डेटर सुनील अकाउंट डेबिट टू सीडी बैंक। अब याद रखना बच्चों, सीडी बैंक लिखा है तो बैंक से पेमेंट नहीं हो रही, मैं इसको अपना ही लाइबिलिटी बना रहा हूँ। 80,100। तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि जो नोटिंग चार्जेस होते हैं उसको हम एड ऑन करके लिखते हैं, एक्सेप्ट जो मेरा ड्रॉई है, ड्रॉई सेपरेटली उसको देखता है। तो यहाँ पे बच्चों फिर से हम यहाँ पे तो खैर बीपी ही डेबिट होगा। डेबिट होने के बाद क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा अनिल। अनिल को दोबारा से हमने क्रेडिटर बना दिया। इसके अलावा नोटिंग चार्जेस भी डेबिट होंगे। तो बिल्स पेबल तो इसका 80,000 का ही था, 100 के नोटिंग चार्जेस हो गए और 80,100 हो गया। क्लियर है? फिर फोर्थ एंट्री जब हुई बच्चों, फोर्थ एंट्री में उसने कहा कि हमने ना बैंक को सेटल कर लिया कैश में, बैंक सेटल्ड। तो बैंक सेटल हो गया तो बच्चों जर्नल एंट्री क्या होगी? इसके लिए एंट्री होगी सीडी अकाउंट डेबिट, सीडी बैंक डेबिट टू कैश। कितना? 80,100। इसके पास क्या एंट्री होगी? इसके पास एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल। अनिल से 80,100 मिल गया। डन। फिर कहता है बच्चों एक नया बिल ड्यू किया है हमने, बट नया बिल जो ड्यू किया है ना उसमें इंटरेस्ट भी है 3,000 का। तो पहले इस 3,000 के इंटरेस्ट की एंट्री कर लेता हूं मैं। इस 3,000 के इंटरेस्ट की एंट्री याद रखना है, इसके लिए बच्चों इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा। इंटरेस्ट मतलब या इंटरेस्ट रिसीवेबल इसकी इनकम है, तो मैं बोल देता हूँ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किससे लेना है इसको? सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। इंटरेस्ट इसके लिए क्रेडिट होगा क्योंकि इसकी इनकम है। तो डेटर कौन है? सुनील। सुनील को दोबारा से डेबिट करेगा टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट रिसीव करना है बच्चों? इसको 3,000 का। ये अपने पास क्या एंट्री करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनिल 3,000। डन। सिक्स। अब नया बिल बन रहा है बच्चों, नए बिल बनने की जर्नल एंट्री क्या होगी? न्यू बिल बन रहा है 3,000 के इंटरेस्ट के साथ, तो एंट्री तो वही होगी बीआर अकाउंट डेबिट न्यू बिल, बीआर अकाउंट डेबिट टू पर्सन। पर्सन कौन है? सुनील। अब देखो बच्चों, एक एंट्री में आपने सुनील को 80,100 से डेबिट किया हुआ है, दूसरे में 3,000 से, तो टोटल आपने सुनील को 83,100 से डेबिट किया हुआ है। तो क्रेडिट भी उतने सही करेंगे। फिर यहां मैं एंट्री करूंगा, ये करेगा अपने पास अनिल अकाउंट डेबिट टू बीपी कि 83,100 मुझे देने हैं अनिल को। एंड फिर लास्ट एंट्री बचो, सेवंथ एंट्री ये होगी कि बिल जो होगा वो मेच्योरिटी तक हेल्ड हो जाएगा। बिल हेल्ड, सॉरी ये मैंने क्या कहा, बिल हेल्ड नहीं। सेवंथ एंट्री में बच्चों रिटायर्ड अंडर रिबेट, समय से पहले ही पेमेंट कर दी तो सामने वाली पार्टी को रिबेट हम देते हैं। तो एंट्री हो जाती है, इस बंदे को पेमेंट मिल गई समय से पहले, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद रिबेट अकाउंट भी ये डेबिट करेगा क्योंकि रिबेट इसको देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। टू पीआर। तो बैंक से कितने पैसे मिलेंगे इसे? टोटल मिलने थे 83,100, जिसमें से 500 का रिबेट है, माइनस कर लेते हैं, 82,600 की पेमेंट रिसीव हो जाएगी। ये अपने पास क्या एंट्री करेगा बच्चों? ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, 83,100 से बिल्स पेबल को खत्म कर लेगा टू अनिल टू रिबेट। बस डिफरेंस इतना है, इसके लिए रिबेट रिसीव्ड है, उसके लिए रिबेट अलाउड है। तो 82,600 अमाउंट मिल गया और 500 का रिबेट हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, अब आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। जितने आप कर सकते हो उतने कीजिए, जितने हो सकते नहीं हो सकते कोई बात नहीं, ठीक है। बट ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि 80-90% आप खुद ही कर लोगे। जिसको भी दिक्कत आती है वो मेरे को क्वेश्चन व्हाट्सएप करना कि सर यहाँ, और याद रखना क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये नहीं बिना ट्राई करे आप बोल रहे हो कि सर ये नहीं हो पाएगा। ट्राई करना है, जहां नहीं हो रहा वहां मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।